रेस्क्यू टीम हालांकि वहां पर पहुंची जरूर है। हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी क्या हालात काठमांडू में आप मौजूद हैं, बता पाएंगे रसुआ में किस तरीके से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी बता दें कि गृह मंत्री की टीम जो है वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचने वाली है। फिलहाल नेपाली सेना रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कुल 13 लोगों के शव को अब तक निकाला जा चुका है। वहीं हजारों लोगों को लापता होने की जो है आशंका जताई जा रही है। साथ ही जो जो मुख्य धारा थी, जो सड़कें थी, उस पर ही पानी और जल जमाव की वजह से जो है हवाई मार्ग से ही जो है रेस्क्यू करने की एक जो है रास्ता बच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो तिब्बत में वहां भूकंप और बाढ़ आने के बाद जो है ये पानी जो है नेपाल की तरफ घुसी है। और जहां मतलब 100 फीट में समझिए कि 100 फीट की दूरी में अगर 400 फीट के पानी को पास कराया जाए तो क्या भौचाल हो सकता है। और दोनों तटों पे जो है लोग बसे हुए हैं। और वहां जो है तो अभी तक में जो नेपाली सेना के रिकॉर्ड के अनुसार करीबन 4000 लोगों की जो है सो मलबे में दबे होने की सूचना आ रही है। वहीं कितने घर दबे हुए हैं, उसके अंदर गाड़ियां दबी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेपाली सेना की ही 400 टोली की एक टीम जो थी, जो वहां पे एक छावनी बना के रह रही थी, वो भी इस बाढ़ में बह चुकी है। अभिषेक, उसकी भी आपने बताया कि ये पानी तिब्बत से आया, वहां पर जब बाढ़ पहुंची तो ये पानी नेपाल से होते हुए, अब क्योंकि ये पानी कहाँ आएगा, किस तरफ आएगा? भारत की तरफ ही आएगा। अब ये मुझे बताइए कि बॉर्डर कितना दूर है काठमांडू से भारत का? जी बता दें कि काठमांडू, ये जो कोसी है, कोसी नेपाल के मध्य पहाड़ी के रास्ते ने कोसी बैराज पर पहुंचेगी। और कोसी बैराज पर यह दबाव बढ़ेगा पहले, क्योंकि 7 कोसी का संगम के बाद जो ये भारत प्रवेश करती है, पानी बिहार के कोसी बैराज के द्वारा बिहार के भारत में प्रवेश करती है। और उसमें जो है ये करीबन 12 से 13 घंटे के अंदर ये पानी वहां पर पहुंच जाती है। और उसके बाद ही जो है सो ये बिहार के करीबन दर्जनों जिलों को प्रभावित करती है। खास करके जो दर्जन जिले में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, जो कोसी के इलाका है। और जब वो नदी फिर गंगा में मिलती है कुर्सेला के पास, तो गंगा नदी का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ सकता है। जैसे कि पिछले साल जो है सो इसी तरीके से जब सुन कोसी में पानी बढ़ी थी तो कोसी बैराज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। और कोसी बैराज के ऊपर से पानी गुजर रही थी। उससे भी भयावह मंजर जो है सो कहीं ना कहीं कोसी बैराज पे देखने को मिल सकता है अगले 12 घंटे के बाद। क्योंकि ये तमक कोसी, जहाँ पे ये सीमा है, यहाँ से कोसी नदी जो है सो करीबन 12 घंटे, मतलब अगर रास्ते से देखा जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी पर ये पानी है। और पानी जो है अपने नदी के रास्ते ये तोमर कोसी, सुन कोसी और दूध कोसी में मिलकर फिर यह 12 क्षेत्र में पहुंचेगी। और 12 क्षेत्र त्रिवेणी होते हुए ये कोसी बैराज पे पहुंच जाएगी। और कोसी बैराज पे जब पहुंचेगी तो कोसी बैराज की स्थिति जो है, यानी आप ये कह रहे हैं अभिषेक, अगले 12 से 13 घंटे में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पानी 300 किलोमीटर का जो दायरा है वो यहाँ पर मापेगा और 12-13 घंटे में भारत पहुंचेगा। तो वहां पर बिहार के जो क्षेत्र हैं, खासतौर पर बेतिया और उसके आसपास जितने भी जिले वहां पर मौजूद हैं, उन पर सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। अभिषेक, अभी ये भी स्थिति स्पष्ट कीजिए, अभी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या किसी को बचाया गया? 13 लोगों को आर्मी ने रेस्क्यू किया है, जिसकी हालत काफी गंभीर है। उसको जो है आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहीं आर्मी के हेलीकॉप्टर चारों तरफ जो है सो रेकी कर रही है। खास करके जो सशस्त्र सीमा बल हैं, जो बाढ़ के लिए खास करके जो है सो ट्रेंड किए जाते हैं, उनकी भी टोली अब पहुंच रही है। धीरे धीरे जो है सो गृह मंत्री ने अभी एक अहम बैठक रखी थी, जिसके सामने आ रही, जो कि भयानक मंजर लेकर अपने साथ आ रही है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जो कि बनाई जाती है पानी के जरिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको भी कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप देखिए, कटाव की स्थिति लगातार उत्पन्न होती जा रही, क्योंकि मिट्टी ढीली हो रही है। मिट्टी ढीली होने का मतलब है पहाड़ों को नुकसान पहुंचेगा, पहाड़ ढीले होकर नीचे सरकने लगेंगे। और अगर वो नीचे आए तो अपने साथ भयंकर पानी की बौछार भी साथ में लेते हुए आएंगे, गाद लेते हुए आएंगे, कचरा लेते हुए आएंगे, और ऊपर से जितने वनस्पति उनमें लगे हुए हैं सब कुछ बहाते हुए नीचे लेकर आएंगे। और यही स्थितियां इस वक्त वहां लगातार बन भी रही हैं। 4000 लोगों के दबे होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 1000 लोग अभी भी उनको ढूंढा जा रहा है कि आखिर कहां पर है। उनकी खोजबीन लगातार इस वक्त रेस्क्यू टीम कर रही है। और अभिषेक, जैसा हमें जानकारी दे रहे थे, एयरलिफ्ट किया गया है 13 लोगों को, लेकिन बाकी आप सोचिए 1000 इनकी संख्या है। 4000 लोगों के दबे होने की अब तो खबर आने लगी, इससे पहले 1000 लोग बहने की खबर आई थी। तो आखिर क्या पर वहां पर स्थितियां बनी हुई है, कैसे अब सरकार वहां पर इनको निकालने की कोशिश करेगी? क्या पहले कोई प्रायर अलर्ट जारी किया गया था
किया गया था, तो कितने लोग सुरक्षित ठिकानों पर इस वक्त वहां पर रख लिए गए हैं। और ये तस्वीर आप देखें जो सबसे खतरनाक इस वक्त कह सकते हैं, ये पुल आप देख रहे हैं कैसे दो इलाकों को जोड़ रहा है। अभी देखिएगा आप 1 सेकंड में कैसे पूरा पुल बाकायदा जो ऊपर से पानी आ रहा है उसके साथ बहते हुए नीचे की तरफ को आ जाएगा। और ये कोसी नदी है जो कि नेपाल के मध्य से बहते हुए, तिब्बत से बहते हुए नेपाल पहुंचती है, फिर नेपाल से ये भारत में प्रवेश करती है कोसी बराज के जरिए। और कोसी को सौरव ऑफ बिहार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी बिहार में बाढ़ आती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोसी नदी ही है, क्योंकि उसका जलस्तर बढ़ता है। जब बिहार में नेपाल में बारिश होती है तो जलस्तर बढ़ता है, वो सारा पानी कहां पर बहता है, भारत में बहते हुए आता है। और इसलिए भारत में जितने भी इस नेपाल के बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इस कोसी नदी की वजह से। तो 12 से 13 घंटे में ये प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सुबह की स्थिति है, वहां पर जिस तरीके का हालात बने हुए हैं, रेस्क्यू टीम्स मौजूद है। एक बार फिर से इस तस्वीर को आप देखिए और समझिए। आप देखिए कैसे पूरा जो पुल है नीचे की तरफ को बह गया, यानी संपर्क दो इलाकों का टूट गया। और आसपास जो मकान है ये कभी भी गिर सकते हैं क्योंकि मिट्टी कटाव की स्थिति बनी हुई है और इससे बेस ढीला होगा, यानी कि जो नींव है मकान की वो कमजोर होगी और भरभराकर पूरा मकान नीचे आ सकता है कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि ये बने ऐसे जगहों पर है जहां से नदी एकदम ठीक बगल से यहाँ पर बह रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक भी लगातार सारी डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, अभी आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा था कि 13 लोगों को अभी एयरलिफ्ट किया गया है, लेकिन जहां पर ये फ्लैश फ्लड आया क्या वहां पर लोगों को पहले अलर्ट किया गया था, सुरक्षित जगहों पर क्या उनको भेजा गया था? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, हेलो जी अभिषेक, जहां पर फ्लैश फ्लड आया है क्या लोगों को आगाह किया गया था इससे पहले? अभी क्या अलर्ट है मौसम विभाग का? जी नहीं, ये जो पानी आने से पहले नेपाली सेना की टीम जो यहाँ पर थी उनको भी ये मालूम नहीं था कि इतनी पानी आ जाएगी और लोगों को इसके लिए जिला प्रशासन या यहाँ नगर पालिका स्तर पर आगाह नहीं किया गया था कि इतनी भयावह पानी आने की आशंका है। लेकिन जब पानी खाड़ियों में घुस गई तो नेपाली सेना सभी को आगाह कर रही थी, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहते हैं मौका मतलब कि सेकंड का मौका नहीं मिला और पानी इतनी आ गई जो लोग सड़कें में मतलब कहीं नहीं जा पाए, छत पे भी नहीं चढ़ पाए, इतनी पानी आ गई। मतलब कहा जाए तो 3 बांस जितने लंबे पानी का जो धार है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता आया। उसमें करंट इतना तेज था कि बिल्डिंग और गाड़ियां सहित मलबे में अभी कितने लोग 4000 लोगों की दबे होने की तो आशंका ये जो आधिकारिक रूप से बताई जा रही है। लेकिन जब मलबे को निकाला जाएगा तभी जो है पूरी जो है जानकारी मिल पाएगी कि किस तरीके से इसको जो है निकाला जा रहा है। खास करके जो अभी की स्थिति है, खास करके अभी की जो हालात है वो इतनी भयावह है कि नेपाली सेना की भी टीम यहाँ पर जो है सो हवाई मार्ग से ही पहुंच पा रही है। रास्ते का कोई जो है सो ठिकाना नहीं है। एनडीआरएफ जो यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल है वो किनारे किनारे जो है अभी मौके पर पहुंच रही है। गृह मंत्री जो है सो अहम बैठक रख रहे हैं, लेकिन खास करके जो जिला प्रशासन के द्वारा अब तक इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। जी अभिषेक, ये तस्वीरें वहां से बेशक बहुत ज्यादा भयानक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आप देखिए पैसे गाद सब जगह जम चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी जरूर है लेकिन वो ही उतना चुनौतीपूर्ण यहाँ पर बन जाएगा। कई सारे लोग दबे हुए हैं, मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और जैसा अभिषेक ने डिटेल दी कि कोई जानकारी नहीं थी, कोई भी अंदेशा पहले नहीं था, लेकिन अचानक से आता और फ्लैश फ्लड अचानक से ही आता है। ऊपर की तरफ से ये आया, नीचे आप देखिए कैसे नेपाल के उस मार्केट से होते हुए बाकायदा नीचे की तरफ को गया। और अब ये पानी कहां बढ़ रहा है? भारत की ओर ही बढ़ रहा है। रसुआ नेपाल का इलाका है, ये कोसी नदी है जहां पर जलस्तर बढ़ा। जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं कोसी नदी ही बहती हुई वहां से अब सीधे भारत की तरफ आएगी। तो भारत में भी देखिए एहतियात बरतना उतना ही ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाएगा, खासतौर पर उन इलाकों में जो नेपाल से सटे हुए हैं, नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और जहां से कोसी नदी बहती है। बेतवा, इसके अलावा कई सारे इलाके वहां पर ऐसे मौजूद हैं जहां पर बाढ़ की सिचुएशन बन सकती है, यानी कि नदियों के आसपास जाने के लिए यहां पर भी अलर्ट जारी किया जा सकता है। 4 अलग अलग तस्वीरें सैलाब की आपके सामने। पुल बह गया, फिर नेपाल में कुदरत का पूरा कहर, हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट वहां पर था, उसको नुकसान पहुंचा है, लोगों के घर वहां पर खत्म हो गए हैं। अभी हालात ऐसे हैं कि रेस्क्यू टीम्स भी वहां अगर पहुंच रही हैं तो बहुत ज्यादा उनके लिए भी चुनौती एक तरीके से आ रही है, क्योंकि सब जगह आप देखिए दलदल वहां पर मौजूद है। आप ये देखिए भयंकर भयंकर मंजर जो हिलाकर किसी को भी रख सकता है। आप सोचिए ऐसे हालातों में अगर आप वहां पर होते तो क्या सिचुएशन वहां पर होती और वहां उन लोगों पर क्या इस वक्त बीत रही होगी। अपने घरों में वो मौजूद थे, किसी को अंदेशा ही नहीं था कि ऐसे हालात बन जाएंगे।
अभी भी लगातार वहां पर मौसम विभाग अलर्ट बनाए हुए है, नजर बनाए हुए है। वहां के जो गृह मंत्री हैं वो भी एक खास इमरजेंसी बैठक तुरंत यहां पर ले रहे हैं ताकि इस सिचुएशन से वहां पर निपटा जा सके, क्योंकि आगे अगर इसी तरीके के हालात रहे या फिर कोसी नदी का ये रौद्र रूप जारी रहा तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार एक एक डिटेल हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, अभी आगे आने वाले समय में किस तरीके से अब रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है, गृहमंत्री का क्या कहना है, वहां पर हालात कैसे उनको संभाला जाएगा? अभिषेक अभिषेक से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखें, नेपाल में तबाही का सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में भी ये नदी बहती है, कोसी नदी, और वहीं से आ रही है जहाँ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, अभी बताइए कि क्या अलर्ट जारी किया गया है भारत में भी कोसी नदी के आसपास के इलाकों के लिए, क्या अलर्ट है, क्या सिचुएशन वहां पर? तो चंद्रमोहन से भी हम जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर क्या मंजर वहाँ के लोग इस वक्त यहाँ झेल रहे होंगे। रेस्क्यू टीम्स लगातार लगी हुई हैं, लेकिन उनके लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण वक्त ये है क्योंकि लगातार कभी भी फ्लैश फ्लड दोबारा से बन सकता है। दोबारा से ऐसे हालात अगर बने तो रेस्क्यू टीम्स भी उसमें उनको नुकसान पहुंच सकता है, वो भी इसके साथ बह सकती है क्योंकि 1000 लोगों के बहने की खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है। पूरा का पूरा पुल आप देखिए कैसे धराशायी हो गया, कैसे पुल आसानी से, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बच्चों का कोई खिलौना वहां पर रख दिया हो और वो उसके साथ बह गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक ऐसे ही ये गाड़ी के साथ भी ऐसे ही लग रहा है कि कोई गाड़ी वहां पर, टॉय कार वहां पर रख दिया गया हो, लेकिन वो भी कैसे बह गया। तो लगातार नेपाल की पूरी तबाही हम आपको दिखा रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है और हमारे सहयोगी शिवांगी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। शिवांगी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और शिवानी, ये बिल्कुल कुदरत का कहर है जो कि देखा जा रहा है, और कुदरत का कहर इसीलिए क्योंकि ये ग्लेशियर के फटने के बाद में जो तबाही का मंजर है वो देखने को मिल रहा है। अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए भी क्यों आफत का सबब है। सबसे पहले चीन की बात करेंगे। चीन में, तिब्बत में ये अचानक ही बाढ़ जैसा, सैलाब जैसा आया, जिसके बाद में भोटे कोशी नदी जो कि तिब्बत से होते हुए नेपाल में बहती है, भोटे कोशी नदी यहां से रसुवा इलाके में आई। रसुवा इलाके में अचानक ही बाढ़ आई और ये जो इलाके हैं हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, खास तौर पे जहाँ पे ये भोटे कोशी नदी बहती है, तिब्बत से आती है नेपाल और फिर नेपाल से आती है भारत, भारत में बनती है कोसी नदी। तो भोटे कोशी नदी में ये सैलाब आया ग्लेशियर के फट जाने की वजह से, जिसके बाद में मंगलवार को ये सैलाब देखा गया था चीन में, और उसके बाद तिब्बत इलाके से ये जो पानी था एक साथ आया रसुवा, गोरखा, नुवाकोट, धादेड़ और चितवन इलाके में। यहाँ पे करीब 4000 लोग इस सैलाब में डूबते चले गए, मलबे में डूबते चले गए। अब ये जो पानी है, देखिए नेपाल में ये पानी ना तो शुरू हुआ, ना ही ये सैलाब नेपाल से शुरू हुआ है। ये सैलाब शुरू हुआ तिब्बत, चीन के इलाके से, और यहाँ ऊपर की तरफ जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये है तिब्बत का वो इलाका जहाँ पर ग्लेशियर पिघला, ये सैलाब आया, मंगलवार को आया था, और आज बुधवार को उसका जो असर है ये नेपाल में देखा जा रहा है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से जो ग्लेशियर वहां पे मेल्ट हुआ है, पिघला है, वो तेजी से बढ़ के नेपाल की तरफ आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और किसी को अंदेशा नहीं था। भोटे कोशी नदी में ये सैलाब आया और अब जो ये पानी है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार लगता हुआ, और यहाँ पर लगता हुआ ये सैलाब आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए खतरा अभी टला नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। शिवानी जी बेशक, जैसा आपने यहाँ पर समझाया, सीधे तिब्बत से पूरी नदी यहाँ पर आती है, फिर नेपाल के मध्य से होते हुए भारत प्रवेश करती है, और भारत में लगभग अब से 10 घंटे के बाद पूरा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर इससे पहले चंद्रमोहन ने हमने डिटेल्स भी उनसे जब ली थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि उन जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जहाँ से कोसी नदी होती हुई यहाँ पर आएगी। तो आप सोचिए, ये अचानक से फ्लैश फ्लड वहां पर आया और इस तरीके का तबाही का मंजर वहां पर बना। अभी भी आगे अंदेशा नहीं है मौसम विभाग को कि आगे क्या हालात बनेंगे, क्योंकि फ्लैश फ्लड अचानक से ही आता है, और जब वो आता है तो इसी तरीके से आता है जैसा आपने देखा, ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आप देखिए बादल फटने की जैसी स्थिति होती है, फिर उसके बाद नीचे जो पानी आता है वो अपने साथ कचरा, गाद सब कुछ लेता हुआ, जितना सामान उसके रास्ते में आता है वो सब कुछ अपने साथ बाहर ले जाकर आप देखिए अंत जो एंड पॉइंट है वहां तक पहुंचता है। कोसी गंगा की सहायक नदी भी भारत में कही जाती है, और ऐसे में गंगा पर भी उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। सौर ऑफ बिहार इसीलिए कहा जाता है सौर ऑफ बिहार, क्योंकि लगातार बिहार में जितनी बाढ़ें आती हैं उसका बहुत बड़ा रीजन कोसी नदी भी है, और इसी वजह से आप यहाँ पर देखिए स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। बिहार का शोक भी उसको कहते हैं, और इसीलिए अब
अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर भारत के लिए अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर बाढ़ जैसी सिचुएशन बने तो कैसे उसको निपटा जा सके। वो इलाके, वो गांव, वो शहर जो भी कोसी नदी के आसपास आते हैं उनको अलर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी घर वरना भर जाएंगे, घरों के अंदर तक पानी आ जाएगा। जिस तरीके के हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं, अभी पानी अगर भारत तक पहुंचा तो आप अंदेशा तो लगा ही सकते हैं कि वहां पर घरों के अंदर किस तरीके से फिर पानी भरेगा। फिर वहां पर भी यातायात प्रभावित होगा। बाढ़ में हमने सिचुएशन देखी भी है, भारत के अंदर भी जब बाढ़ आती है तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किस तरीके की तबाही होती है। बिहार में भी सिचुएशन कई बार खराब होती हुई देखी गई जब बाढ़ का पानी भर जाता है। असम में इस बार हमने देखा भयंकर तबाही वहां पर मची है। देखिए, क्लाइमेट चेंजेस तो हो ही रहे हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी यहां पर जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से पोल्यूशन का मुद्दा उठाया जाता है और भी बहुत सारे कारण हैं, और इस क्लाइमेट चेंज को लेकिन टैकल करना उससे भी बड़ी चुनौती है। कैसे इससे निपटा जाए, कैसे मॉनिटरिंग इनकी यहाँ पर लगातार की जाए, और इन तस्वीरों के जरिए अलर्ट होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ताकि सिचुएशन से जब वो सिचुएशन वहां पर पनपे तो उससे निपटा जा सके। अभी 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और ये उसी कोसी नदी की तस्वीर है। हम बार बार इसलिए ये खबर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके इसमें शामिल हो सकते हैं जहां नेपाल का बॉर्डर लगता है या कोसी नदी वहां से बहती है। खासतौर पर कोसी नदी जो बहती है वो बिहार से ही बहती है, तो बिहार में इसका असर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ 2-3 जिले ऐसे हैं जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वहां पर होंगे। वहां पर अलर्ट भी इस वक्त जारी कर दिया गया है और उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमें अभी से सबक लेने की जरूरत भी यहाँ पर है। और नेपाल में भयंकर तबाही तो मची ही है, लोगों को नुकसान हुआ है, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर है जिसको बड़ा नुकसान होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से उत्पन्न होती थी, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए कैसे पूरा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। और एक बड़ा नुकसान सरकार को भी कह सकते हैं। वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो इस वक्त लगातार अलर्ट मोड पर है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। तबाही का ये सबसे नया वीडियो इस वक्त है, लेकिन सबसे खूंखार वीडियो भी है, उतना ही भयानक भी है, जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। अब आप सोचिए, ऐसे कई लोग भी, कई दर्शक भी हमारे साथ होंगे जिनके अपने खुद नेपाल में रहते भी हैं या फिर नेपाल में उनके कुछ ऐसे जानने वाले हैं, उनसे भी आप हालातों को यहाँ समझ सकते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ये पूरी कवरेज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है और ऐसे में 4000 लोगों के दबे होने की खबर अभी सामने आ रही है। और ये कवरेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ, भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कोसी नदी में अगर जलस्तर बढ़ा तो गंगा, क्योंकि गंगा की वो सहायक नदी है कोसी नदी, तो गंगा का जलस्तर भी बढ़ेगा। फिर गंगा जहां जहां पर बहती है पूरे भारतवर्ष में, वहां पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर ये गंगा नदी क्योंकि बहती हुई आपको पता है किस तरीके से बांग्लादेश में भी जाती है, बांग्लादेश में भी इसका असर पड़ने को देखने को मिल सकता है आगे आने वाले वक्त में। यानी कि सब नदियां एक दूसरे से जुड़ती हैं और इसीलिए तस्वीर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि खुद को आगाह रखा जा सके, खुद को अलर्ट रखा जा सके। लेकिन भयंकर तबाही नेपाल झेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी खतरनाक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, हर एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ये वीडियो आप देखिए, लोगों को समझ नहीं आया अचानक से, क्योंकि फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से नीचे की तरफ को आया कि जो पुल वहां पर था जिससे कभी लोग आना जाना करते थे, यही जो लोग वीडियोस बना रहे हैं यही आना जाना करते थे। बगल में वो बांकेट भी आप देख रहे हैं, वहां से बहता हुआ पूरा पुल आप देखें कैसे नीचे की तरफ को आ गया, पूरा पुल धराशायी हो गया, पुल टूट गया, यानी 2 इलाकों का संपर्क भी कट गया। पहाड़ी इलाकों में पुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता होता है जो 2 जगहों को आसानी से जोड़ता है, वरना आपको लंबा रास्ता तय करना होता है और वो लंबा रास्ता उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बारिश अगर हुई तो आप सोचिए वहां पर गाद जम जाएगी या फिर कहीं पर भी भूस्खलन जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, पहाड़ कभी भी गिर सकते हैं और इसीलिए वहां पर पुलों की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब पुल टूटता है तो सारा व्यापार आपका ठप्प होता है, आपका संपर्क टूट जाता है, एम्बुलेंस की जरूरत अगर आपको है तो वो भी ठीक समय पे नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। पुल अगर टूट गया तो सब कुछ चुनौतीपूर्ण माहौल है। फिर एक ऑप्शन बचता है हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करना, और वही इस वक्त वहां की रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं। बाकायदा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सके। 13 लोगों को अब तक एयरलिफ्ट किया गया है, लेकिन बहुत छोटी संख्या है। इसलिए कह रहे हैं छोटी संख्या क्योंकि 1000 से 4000 लोगों के बहने की खबर वहां पर इस वक्त है। अब ये गए कहां? ये पूरा सोचिए बड़ा सा गांव और परिवार वहां पर था जो सबके सब बह गए होंगे। अब बहते हुए निचले इलाकों की तरफ वो आए होंगे, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल गया होगा, या अगर ऊपर की तरफ ही किसी गाद में या कचरे में अगर वो फंस गए हैं, वहां पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। और वहां पर भी इस वक्त लगातार रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। और बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी शिवांगी के पास में आपको लिए चलूंगी। शिवांगी,
बिल्कुल। और शिवानी, ये समझना बेहद जरूरी है कि ये जो पूरा फ्लैश फ्लड आया है ये स्थानीय बारिश की वजह से नहीं आया है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय बारिश होती है वो कम कम पैमाने पर होती है और एकदम से जो तस्वीरें सामने आती है वो इतनी भयावह नहीं होती है। लेकिन ये जो आप देखिए, ये पुल का पुल बहता हुआ नजर आ रहा है, पूरी रोड बह गई है, पुल बह गया, साथ में मलबा बह रहा है। अब इसमें किसी को समझ में नहीं आया अचानक हुआ क्या। सुबह 9 बजे अचानक से ही ये देखिए, ये फ्लैश फ्लड आता हुआ नजर आ रहा है। और ये रसूवा इलाका, यानी कि कॉर्नर इलाका है नेपाल का, जो सीमावर्ती इलाका है, जो तिब्बत से लगता है यानी कि चीन से लगता है, वो इलाका है जहां पर ये अचानक से फ्लैश फ्लड आया, मलबा आया।